हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। आज क्लास 6 को उनका चैप्टर नंबर 3.1 जिसका नाम है योग शिक्षा, या जिसको हम कह सकते हैं योगा एजुकेशन, ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। योग किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात करें योग पूरे वर्ल्ड में आज प्रचलित है। योगा हो गया, और योगा हुआ तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस का पता चला। मीन्स घर की मुर्गी दाल बराबर। प्राचीन समय से योग भारत में किया जाता था, ये भारत से ही विदेशों में गया। अन्य और देशों में योग का प्रचार प्रसार भारत से ही हुआ। ये पूरे विश्व को भारत की देन है, लेकिन हम भारतीय इसकी वैल्यू को अनदेखा करते हैं, समझते नहीं हैं। जबकि विदेशों में इसको बहुत अच्छे से अपनाया, और जब ये योगा बना तब हमने इसकी वैल्यू को समझा। तो इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि कभी भी योग को हम हल्के में ना लें। हमारे जीवन के लिए योग बहुत जरूरी है। हमारा श्वास लेना और छोड़ना भी एक तरह का योग ही है। तो योग की अगर बात करें, योग कहां से आया। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या है, जोड़ना। किन्हीं दो चीजों को जोड़ना। जैसे गणित में 2 अंक जोड़ दिए, 2 + 2, तो उनका योग क्या हुआ, 4। रिश्ते जोड़ दिए, पिता और पुत्र को जोड़ा, पिता पुत्र, पिता पुत्री को पिता पुत्री, गुरु शिष्य को गुरु शिष्य। तो किन्हीं 2 चीजों को जोड़ना तो योग कहलाता है। इसी तरह जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं तो उसको योग कहा जाता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। परिभाषा की बात करें तो महर्षि पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को बाहरी संसार के विषयों में भटकने से रोकने को योग कहते हैं। मन बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता है, तो योग के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और इधर उधर भटकने से रोकना, ये भी एक तरह का योग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। समत्व भाव से कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। अब आगे आते हैं योग का महत्व। योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नंबर 1, योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की आंतरिक सफाई का कार्य बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हम नहाते हैं रोज, तो हमारे शरीर की बाहरी सफाई तो होती है, लेकिन योग से हमारी आंतरिक सफाई होती है, हमारी श्वास स्वच्छ होती है। अब कहें अगर हम कि किसी बाल्टी में मैं कूड़ा डाल दूँ, मिट्टी डाल दूँ, तो उस बाल्टी को मैं पूरा भर दूँ, भरने के बाद आधी बाल्टी पानी गिरा दूँ, फिर उस बाल्टी को पूरा भरूँ, फिर आधी बाल्टी गिरा दूँ, तो उस बाल्टी से कभी कूड़ा साफ नहीं होगा, वो नीचे बैठा रहेगा। योग के माध्यम से प्राणायाम जब हम करते हैं, गहरी श्वास भरते हैं और गहरी श्वास छोड़ते हैं, तो वो श्वास पूरी तरह से हमारे फेफड़ों में बढ़ती है, और जो फेफड़ों में विषैली गैसें नीचे बैठी होती हैं उनके साथ कांटेक्ट करती है। जब हम पूरी गहरी श्वास निकालते हैं, फेफड़े पूरे खाली करते हैं, तो वो विषैली श्वास भी, वो गैसें भी निकल जाती हैं। तो इस तरह से हमारी आंतरिक सफाई भी होती है। योग के द्वारा रोगों से बचाव ही नहीं अपितु उनका उपचार भी किया जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो योगा के माध्यम से ठीक हुई, जिसके सामने दवाइयां सब फेल हो गई, लेकिन इंसान ने योग के माध्यम से उस बीमारी पे विजय प्राप्त की। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। योग मानसिक तनाव को कम करता है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको बहुत रिलीज करता है, हल्का करता है। योग शरीर की लचक बढ़ाने में सहायक होता है। आपने योगा की वीडियोस देखी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आसन लगाते हैं, कहते हैं इनका बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल रबड़ की तरह कहीं भी घूम जाती है। तो वो जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योग व्यक्ति की स्थूलता या मोटापे को कम करता है। योगा करने से एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होता है। हमारा जो कुछ ज़्यादा फैटी बच्चे होते हैं तो उनका फैट भी कम होता है, यानी मोटापा कम होता है। योग एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़ती है। मेडिटेशन करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर यानी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, और योग करने से हमारी स्मरण शक्ति यानी याद रखने की भी शक्ति वो बढ़ती है। हम ज़्यादा देर तक अच्छे से याद रख पाते हैं और बच्चों को जल्दी याद हो जाता है। योग के द्वारा बच्चे के शरीर की मुद्रा ठीक रहती है, जिससे आसन संबंधी दोष दूर होते हैं। योग के द्वारा हमारा बॉडी पोस्चर भी ठीक। बहुतों को देखा है मैंने, ऐसे कंधे झुकाए रहते हैं, तो क्या होता है, उनका बॉडी पोस्चर खराब हो जाता है। बॉडी पोस्चर हमारा, जब हम योग आसन एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा बॉडी पोस्चर भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। योग बच्चे का आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। आध्यात्म मीन्स ईश्वर।
ईश्वर से जुड़ने में भी योग सहायक होता है। आध्यात्मिक रूप से हम चाहे ईश्वर को किसी भी रूप में माने, उससे भी हमारा कांटेक्ट होता है और हमारा आध्यात्म में विश्वास बढ़ता है। योग के अंग, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो क्लास 6 की पुरानी बुक्स हैं, मैं बता दूं, ये डाउट क्लियर कर दूं, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें यम, नियम, आसन इनके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है, लेकिन जो नई बुक आई है उसमें इनके बारे में शॉर्ट में बताया गया है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, बहुतों में पुरानी बुक हो सकती है, कुछ पे नई बुक हो सकती है, तो वो कंफ्यूज ना हो। ये नई बुक में इसलिए कम किया क्योंकि यही चैप्टर 7th में भी आता है, 8th में भी आता है, तो उसमें अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप 7th में और 8th में उसका विस्तारीकरण यानी उसका बढ़ा दिया सिलेबस। इसका इसलिए कम किया क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसमें शॉर्ट में है, आगे धीरे धीरे आपको इसके बारे में और जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करें यम की। यम चित्त को धर्म में स्थित रखने का साधन है। यम 5 होते हैं। नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य और नंबर 5 अपरिग्रह। अब ये जो पांचों है ना यम के जो प्रकार हैं, ये पांचों प्रकार जो पुरानी बुक है उसमें उनके बारे में डिटेल भी लिखी है, लेकिन नई बुक में इनके बारे में डिटेल नहीं लिखी, और ये सही भी है क्योंकि आप अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, 6th क्लास में छोटे बच्चे होते हैं, और इतना डिटेल में कोई चैप्टर इतना बड़ा हो जाए तो उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए अभी आप इनके नाम याद करें, नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में विस्तार से भी हम पढ़ाएंगे। इसके बाद सेकंड आता है योग का दूसरा नियम। कौन सा है? दूसरा अंग नियम। तो योग का दूसरा अंग है नियम। नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तीसरे नंबर पे आता है आसन। आसन क्या है? शरीर को स्थिर रख मानसिक सुख प्राप्त करने की स्थिति आसन है। आसन से क्या होता है? इंद्रियों पर संयम हमारा बढ़ता है और हमारी आलस्य और सुस्ती दूर होती है। उसके बाद आता है प्राणायाम। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के अभ्यास से हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है और नाड़ी चक्रों में चेतना आती है। प्राणायाम दीर्घजीवी होने का सर्वोत्तम उपाय है। नेक्स्ट प्रत्याहार। मन की चंचलता किसी से नहीं छिपी, यह न जाने कहां कहां भटकता है। मन की इस चंचलता को विषयों में रमण करने से रोकना, उस पर नियंत्रण करना ही प्रत्याहार कहलाता है। यानी जो हमारा मन भटकता है इधर उधर कि अच्छे काम में हमारा मन नहीं लगता, सारे उल्टे सीधे काम के लिए मन हमें बोलता है, उसको नियंत्रित करना ही प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, स्थूल अथवा सूक्ष्म किसी एक विषय को चित्त में धारण कर उसी पर ध्यान केंद्रित करना यानी कॉन्सेंट्रेट करना धारणा कहलाता है। किसी भी एक काम पे हमें फोकस करना, उसको हम धारणा कहते हैं। ध्यान, धारणा की सर्वोच्च स्थिति ध्यान है। जब हम किसी विषय को फोकस कर रहे हैं उसके बाद हम ध्यान लगाते हैं, उस विषय को लेकर हम अच्छे से अभ्यास करते हैं, कोई भी टॉपिक हो तो उसको ध्यान कहा जाता है। जैसे धारण में चित्त को जिस विषय पर केंद्रित किया जाता है उसी स्थिति में धारावत अखंड वृत्ति प्रवाह कर देना ध्यान है। अभ्यास करने से ध्यान की स्थिरता बढ़ती है। किसी भी चीज को लेके पहले हमने किसी चीज के बारे में सोचा, अब उसके बारे में हम पूरा ध्यान पूरा फोकस कर रहे हैं, तो इसी को हम मेडिटेशन मीन्स ध्यान कहते हैं। समाधि। समाधि को सीधे शब्दों में कहें कि जब इंसान मन को विलय करके चित्त को परमात्मा में विलीन कर देता है तो उसको समाधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ध्यान की चरम सीमा ही समाधि है, समाधि लगाना। समाधि का मतलब ये नहीं कि एकांत में बैठ गए हम और तपस्या में बैठ गए। समाधि मीन्स अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो पूरे मन से कर रहे हैं, पूरे एकाग्र होकर कर रहे हैं, हम इधर उधर का कुछ सुनाई नहीं देता है, इसको समाधि बोलते हैं। व्यक्तिगत आरोग्य का महत्व। अच्छा स्वास्थ्य अथवा स्वस्थ रहना प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए किसी डॉक्टर अथवा वैद्य के पास जाने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हमारी दिनचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम कभी अस्वस्थ ना हो। इसलिए आवश्यक है कि यम नियम का पालन करते हुए आसन और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें तथा शरीर के अनुकूल ही उचित भोजन करें। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में प्रगति करता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अच्छे स्वास्थ्य से व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक बल बढ़ता है। शक्तिशाली मनुष्य अपने अनुसार कार्य करता है तथा दूसरों से भी कार्य करा लेता है। शक्तिशाली के सामने हमेशा कमजोरों ने सिर झुकाया है। कवि की ये पंक्तियां इस बात की पुष्टि भी करती हैं। सत्य यदि दुर्बल हुआ तो कौन उस पर ध्यान देता। शक्तिशाली की गलत भी बात ये जग मान लेता। कमजोर बकरे की बलि दी जाती है लेकिन बलवान शेर की नहीं।
मछली का ग्रास बनाने के लिए केंचुए को कांटे में लगाया जाता है, ना कि सांप को। इसलिए कहा जाता है कि कमजोर नहीं, हम मजबूत ताकतवर बने। शेरों का कब बलिदान हुआ, बकरे ही काटे जाते हैं। केंचुए लगाए कांटों में, सांपों को दूध पिलाते हैं। बलवानों को कुछ कहे नहीं, बलहीन सताए जाते हैं। स्वस्थ और बलवान बनो, विद्वान यही बतलाते हैं। दुनिया में जितने भी सुख हैं उसमें पहला सुख है स्वस्थ शरीर। किसी कवि ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख हमारी जो काया है वो निरोगी हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, सबसे पहला सुख वही है। हम फिट हैं तो हम सारे काम कर सकते हैं, अनफिट है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अर्थात यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह हर सुख का आनंद ले सकता है। मैंने पहले बताया अगर हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम हर सुख का आनंद ले सकते हैं। और यदि अस्वस्थ हैं तो दुनिया का कोई सुख उसे अच्छा नहीं लगता। अतः हम सभी को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए। यह आपका चैप्टर हो गया। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बहुत सारे दिए। देखिए पहले तो इस वीडियो के साथ मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है, पहले वीडियो देख लें, फिर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वो पीडीएफ देख लें, पहले चैप्टर पढ़ लें। उसके बाद मैंने उसमें जो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, सबसे पहले फिलअप है और सत्य असत्य, ये खाली स्थान मैंने बुक में ही भर दिए हैं, इसकी पिक भेज दी है। सत्य असत्य ये भी मार्क कर दिए हैं मैंने किताब में, इसकी भी पिक भेज दी है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है अति लघु, लघु और दीर्घ। तो मैंने नई और पुरानी किताब दोनों में से कोऑर्डिनेशन बना के जो मुझे ठीक लगे वो मैंने दे दिए हैं, जो नहीं लगे वो मैंने रोक दिए हैं। तो आप बुक्स पे ध्यान मत देना, जो मैं नोट्स बना के भेज रहा हूँ उन पे ध्यान देना। इस नोट्स में भी मैं बता दूँ कि मैंने आपको आज सारा चैप्टर नहीं दिया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा होगा, आपका काम बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो इसलिए आपको पहले खाली स्थान और सत्य सत्य करने हैं, वो किताब में ही मार्क करके मैंने पीडीएफ बना के भेजी है। उसके बाद मैंने इस नोट्स की भी पीडीएफ भेजी है। मैंने आपके इसमें अति लघु प्रश्न किए हैं और साथ ही मैंने लघु प्रश्न किए हैं। ठीक है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक। तो अभी मैंने सिर्फ आपको लघु प्रश्न तक काम किया है। अब दीर्घ कब देंगे? दीर्घ देंगे हम आपको नेक्स्ट टर्न पे। कौन से टर्न पे? नेक्स्ट वीक नहीं देंगे। आपका मॉरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा का जो सेकंड टर्न आता है, मतलब मंडे को हमारा कौन सा होता है? फिजिकल का, और थर्सडे को हमारा यानी बृहस्पतिवार को हमारा कौन सा होता है? हमारा होता है नैतिक शिक्षा का। तो नैतिक शिक्षा का जब आपका टर्न होगा उसमें मैं आपके फिजिकल के ये लॉन्ग क्वेश्चन दूंगा, यानी नैतिक शिक्षा का इस वीक आपको काम नहीं मिलेगा। आपको ये मॉरल का ही आपको ये फिजिकल का ही चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आपके नैतिक शिक्षा वाले टाइम पे मैं आपको ये बचे हुए लॉन्ग क्वेश्चन उनके नोट्स बना के भेज दूंगा। तो हमारा इस वीक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक मंडे को फिजिकल ही होगा और मॉरल वाले टर्न पे मॉरल का ही काम होगा। और कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है तो आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का हम समाधान करने के लिए बैठे हैं।